Good evening, everyone. Am I audible? Good evening, ma'am. Yes, Good evening, Prithvi. Yeah. So, Am I ma'am. audible? Yeah, ma'am, you are audible. I'm so sorry, मैं थोड़ा late हो गई. No issues at all. So we will start the session. And first of all, good evening, everyone. And on behalf of Ground Zero Law, I welcome you to today's webinar on marital rape and sexual offences against women. I'm delighted to introduce our speaker for today's session, Advocate Meenu Pada ma'am. She is a practicing lawyer and legal educator. This topic raises an important question around consent, law, and social realities. And I'm sure today's session will be insightful for all of you and all of us. Over to you, ma'am. You can start with the session. Good evening, everyone. I hope you all are doing well. तो जो आज का हमारा टॉपिक है that is sexual violence against women along with the marital rape, right? So यही हमारा टॉपिक है sexual offences against women and the legal position of marital rape in India, right? तो ये जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये समझेंगे कि सेक्सुअल वायलेंस जो है दैट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्ट, राइट? जैसे हम पॉश एक्ट की मैं बात करूं, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, उसमें जो है फिजिकल एक्ट इज नॉट मैंडेटरी. आप अगर एक टाइम के लिए स्टेयर भी कर रहे हैं या फिर किसी पर्सन को कोई अनवेलकम कुछ जोक्स क्रैक कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. तो इट इज नॉट कंसर्न विद द फिजिकल एक्ट, राइट? ये डिग्निटी, ऑटोनॉमी और बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है. सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, अगर मैरिटल रेप की बात करूं तो कंसेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलेशनशिप, जिसमें मैरिज की भी बात होती है. मैरिटल रेप के बारे में बात करने से पहले जो है कुछ लीगल फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करते हैं दैट डील्स विद द सेक्सुअल ऑफेंसेस इन इंडिया. फर्स्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉश एक्ट अगर आपने सुना होगा, विशाखा गाइडलाइंस अगर आपने पढ़ी होगी, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो फाउंडेशन है पॉश एक्ट का. तो ये एक्ट जो है ये प्राइमरीली डील करता है वर्क प्लेस में जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है. और एवरी वर्क प्लेस विच हैज 10 और मोर देन 10 एम्प्लॉय, वहां पे एक इंटरनल कमिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है. दैट इज अ मैंडेटरी थिंग मेंशन इन द पॉश एक्ट, राइट? तो प्राइमरीली जो है बीएनएस के भी बहुत सारी सेक्शंस हैं जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से डील करती हैं अगेंस्ट वुमेन, जिसमें आपका रेप है, देन सेक्सुअल हरासमेंट जो मैंने पॉश की बात की, उसके बाद असॉल्ट है, वॉयरिज्म है, स्टॉकिंग है. ये सारे ऑफेंसेस जो हैं दैट इज डिफाइंड अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 जो हमारा पहले इंडियन पिनल कोड था, राइट? सो ये सारे जो लॉज हैं विच इंक्लूड्स द सेक्शन एज वेल, इसमें अगर मैं मैरिटल रेप की बात करूं तो मेन आता है कंसेंट का पार्ट. कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो मैरिटल रेप जो है उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली. अभी आपने एक नेटफ्लिक्स में सीरीज भी देखी होगी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द सीरीज, दैट इज बेस्ड ऑन दिस मैरिटल रेप इन इंडिया. सो वो भी आपने देखी होगी. तो कंसेंट इज द मेन थिंग. कंसेंट जो है वो मेन चीज जो है देखी जाती है मैरिटल रेप के केस में. कंसेंट का जो मतलब है दैट इज नॉट ओनली नो. अगर आपने वो सीरीज अगेन, अगर इफ समवन कैन हेल्प मी टू रिकॉल द नेम ऑफ दैट सीरीज. यस, चिरैया वाज द नेम ऑफ दैट सीरीज. प्लीज वॉच इट. वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने मैरिटल रेप जो है, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच एवरीवन. चिरैया इज द नेम ऑफ दैट जो सीरीज नेटफ्लिक्स में आ रही है. तो इसमें नो जो है वो जरूरी नहीं है. इवन जो नो का एब्सेंस नहीं बल्कि यस का क्लियर प्रेजेंस भी नहीं है. अगर आपने उस सीरीज में ही देखा होगा तो वो लड़की ने ना कभी नहीं बोला, बट ऑन द अदर हैंड उसने यस भी नहीं बोला, राइट? तो कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैरिटल रेप को लेकर. कंसेंट होना बहुत जरूरी है, फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है. यानी कि अगर आप कंसेंट ले भी रहे हैं लेकिन वो किसी प्रेशर से ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि आपकी फैमिली को कोई हार्म कर देंगे या फिर आपको डाउरी देनी पड़ेगी, आपकी फैमिली इमोशनल ब्लैकमेल करके इस तरह से कंसेंट ली जा रही है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट.
then you have to वो दूसरा जो yes है that should be very specific. अगर आप सिर्फ बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि ना नहीं कर रही, अगर आपने चिरैया मूवी देखी होगी तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि वो लड़की जो है वो ना नहीं करती है, बट वो यस भी नहीं करती है इसके लिए, और कहीं ना कहीं उसको जो है प्रेशर बनाया जाता है। तो ये मैरिटल रेप में कंसेंट इज द मेन थिंग जो देखी जाती है। मैरिज या रिलेशनशिप कंसेंट का परमानेंट लाइसेंस नहीं होता, तो अनफॉर्चुनेटली इलीगल तो नहीं है हमारे यहाँ पे मैरिटल रेप, लेकिन फिर भी इसको डील जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, अगर आपने सुना होगा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसमें डील किया जाता है। अब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2005 का ये लॉ है, इसमें सेक्सुअल जो वायलेंस है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। मतलब आप एक जो वाइफ है उसकी कंसेंट के बिना जो है आप उससे रिलेशन बना रहे हैं, तो वहां पे, लेकिन क्योंकि इट इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ लेजिस्लेशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो एक सिविल प्लस क्रिमिनल लॉ का एक मिक्सचर में कहूँ, एक प्रॉपर क्रिमिनल लॉ नहीं है, तो वहां पर जो है एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है ऐसे केसेस में नहीं दी जाती है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाएगा, आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल जाएगा फ्रॉम द कोर्ट। कोर्ट विल प्रोवाइड यू द प्रोटेक्शन ऑर्डर, जिसके बेसिस पे क्या है कि आप पुलिस की प्रोटेक्शन के तहत रहोगे अपने एरिया में, बट अगेन वो एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है अगेंस्ट मैरिटल रेप। इस टाइम हमारी कंट्री में जो है डिबेट का इशू है, ऑफ कोर्स इंडिया में अभी भी मैरिटल रेप जो है फुली क्रिमिनलाइज नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मेंशन तो है मैरिटल रेप का, लेकिन इट हैज नॉट बीन फुली क्रिमिनलाइज, क्योंकि सेक्सुअल वायलेंस अगर आपके साथ हुई है तो सबसे ज्यादा जो आप उस पर एक्शन ले सकते हो दैट इज ओनली द प्रोटेक्शन ऑर्डर दैट यू कैन सी फ्रॉम द कोर्ट, नथिंग एल्स। दैट पर्सन विल नॉट बी पेनलाइज्ड, उसमें कोई ज्यादा ऐसी पनिशमेंट भी नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, राइट। ओके, सो एक चीज हो रहा है कि कोर्स ये आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। कोर्ट में इस पर जो है वो कंटिन्यूस डिबेट चल रही है, और फ्यूचर में आई विश इस पे लॉ जो है वो इवॉल्व हो। ग्राउंड रियलिटी की अगर मैं बात करूं, सॉरी मैंने पॉइंट्स से फ्रेम किया सो दैट कोई चीज स्किप ना हो जाए, तो मुझे ये चीज देखनी पड़ रही है। रियलिटी ये है कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो सेक्सुअल अब्यूज फेस करती हैं विद इन मैरिज, एंड दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द मेट्रो सिटीज या बड़े बड़े जो शहर हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं रूरल इंडिया की बात कर रही हूँ, दैट इज अ मेन इंडिया, राइट। तो वहां पे क्या है कि आज भी अनफॉर्चुनेटली जो महिलाएं हैं दे आर द विक्टिम ऑफ दिस मैरिटल रेप, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती हैं क्योंकि बहुत सारे एक परसेप्शन बनी है, देयर इज अ परसेप्शन दैट इट इज अ हस्बैंड। अगर आपने अगेन में चिरैया का वो मेंशन करना चाहूंगी, तो उसमें भी जो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है दैट वाज कि हस्बैंड कैसे रेप कर सकता है, हस्बैंड कैसे गलत कर सकता है आपके साथ, वो हस्बैंड है आपको, मतलब एक मीन्स कि आपको लाइसेंस मिल गया है, अब आप उस लड़की के साथ जो है प्रॉपर्टी की तरह उसको जैसे भी इस्तेमाल करो। तो ग्राउंड रियलिटी अगर मैं बात करूं, तो जो सोसाइटी है अभी भी इसके लिए एक्सेप्ट नहीं करती है, वो यही कहती है कि ही इज द हस्बैंड, और मैरिटल रेप जैसी जो है वो कोई भी चीज नहीं होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी देश में महिलाएं हैं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि गांव ही है, बहुत सारे शहरों में भी ऐसी महिलाएं होंगी जो इस चीज के लिए नहीं आवाज उठाती होंगी, क्योंकि सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर एक हस्बैंड है वो क्रूअल है भी है, सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है अपनी वाइफ को, तो एक वाइफ थाने में भी जाती है, पुलिस स्टेशन जाती है, तो वो क्या ही बताएगी उसमें, वो उसका मजाक ही बन जाएगा उस थाने में, पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में जाएगी तो क्या बताएगी। मैंने कहा मैक्सिमम व्हाट शी कैन सीक फ्रॉम द कोर्ट दैट इज अ प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस, और प्रोटेक्शन ऑर्डर की वायलेशन होती है तो दैट पर्सन कैन बी इम्प्रिजन, बट वो इम्प्रिजनमेंट बहुत एक कम समय की है, और उसके अगेंस्ट जो है पेनल्टी पोज की जा सकती है, वो इतनी भी ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस। तो ऐसे में आप क्या ही करोगे कि दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। सोशल एक स्टिग्मा अटैच है इसके साथ। फाइनेंशियल डिपेंडेंस, रूरल इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, और वो लेडीज दोज हु आर नॉट financially independent, those are dependent upon the husband, so they have to
फॉलो एवरी इंस्ट्रक्शंस, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब हस्बैंड अगर उनके साथ कुछ भी कर रहा है तो उनको पता है कि बाहर जो है वो सर्वाइव कैसे करेंगी, तो फाइनेंशियली कहीं न कहीं वो डिपेंडेंट है। फैमिली प्रेशर भी है। अगेन उस मूवी में उस सीरीज़ में सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया गया है कि जब वो फैमिली के साथ अपनी मदर के पास बताने जाती है, तो उसकी मदर ही उसको जो है वो मतलब वो उसको जो है डाँटती हैं कि ये क्या कर रही है? तो वो तेरा हस्बैंड है। तो तू ऐसे कैसे बोल सकती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ रेप कर रहा है? तो ये चीज़ जो है फैमिली का प्रेशर है, उसको उसकी फैमिली खुद की जो उसके पेरेंट्स हैं, दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट लेडी। इमोशनल मैनिपुलेशन होता है बहुत सारा। इसके अगेंस्ट रेमेडीज़ जो हैं, वो क्या-क्या अवेलेबल है? मैरिटल रेप जो है डायरेक्टली मैंने कहा कि क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है इंडिया में। इसका मतलब ये है कि कोई भी विक्टिम के पास कोई भी राइट नहीं है, जो है वो रेमेडी अवेलेबल नहीं है। लेकिन फर्स्ट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसमें 5 तरह के अब्यूज़ेज़ जो हैं दैट हैज़ बीन गिवन अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, दैट इज़ फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, फाइनेंशियल अब्यूज़, उसके बाद जो है इमोशनल अब्यूज़ एंड वर्बल अब्यूज़। दीज़ आर द 5 अब्यूज़ेज़ दैट हैज़ बीन मेंशन्ड अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इनमें से कोई भी अगर अब्यूज़ होता है लेडी के साथ, तो शी कैन सीक हेल्प फ्रॉम द कोर्ट अंडर द डीवी एक्ट, राइट? So this is the first remedy available to that lady in case उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है बाय हर हस्बैंड, तो उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट दे सकता है। और प्रोटेक्शन ऑर्डर में क्या होता है कि जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे ऑर्डर चला जाता है और उसके जो कंसर्न्ड एसएचओ होते हैं, उनको डायरेक्शन मिल जाती है कि अगर इस लेडी की तरफ से अब कोई भी कंप्लेन आएगी, तो टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन जो अक्यूज़्ड होगा। बट जो क्योंकि जो जो वो हस्बैंड है, उसपे मैक्सिमम जो पनिशमेंट जो उसको मिलेगी दैट विल बी इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ और इस तरह का इम्प्रिजनमेंट है, तो कोई स्ट्रिक्ट लॉ तो नहीं है। सेक्सुअल अब्यूज़ कवर्ड, प्रोटेक्शन ऑर्डर जैसे मैंने आपको बताया, रेजिडेंस राइट्स है। एक सपोज़ करते हैं रेस्ट्रेनिंग भी है। रेस्ट्रेनिंग में क्या करते हैं कि इफ अ लेडी इज़ सेइंग कि नहीं शी इज़ अ विक्टिम ऑफ दिस सेक्सुअल अब्यूज़ बाय हर ओन हस्बैंड, देन उसको रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिल सकता है। यानी कि हस्बैंड इज़ नॉट अलाउड टू एंटर टू द रूम ऑफ द लेडी, ठीक है? तो उसमें रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिल सकता है। मेंटेनेंस का राइट है। अगेन मैं यही कहूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रांग पीस ऑफ लेजिस्लेशन, तो इसको सिविल लॉ ही मान के चलिए आप। सिविल प्लस क्रिमिनल का एक मिक्सचर है, एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है जैसे बीएनएस में सेक्शंस हैं। क्रूएलिटी के ग्राउंड्स पे डिवोर्स मिल सकती है। क्रूएलिटी इज़ आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड। क्रूएलिटी जो है आपको पता होगा 498 ए जो इंडियन पिनल कोड की सेक्शन थी पहले, अभी जो है बीएनएस में आ गई है ये। इसमें क्या होता है कि क्रूएलिटी ग्राउंड पे आप जो है व्हाट यू कैन डू, क्रूएलिटी ग्राउंड पे यू कैन अ, go to the nearest police station and an एफआईआर can be registered against the accused person। इस ग्राउंड पे भी अब बहुत एक क्या कहते हैं ना कॉशियस रहती है पुलिस, क्योंकि क्या है कि एक टाइम पे इस सेक्शन का मिसयूज बहुत हुआ है। इसको लीगल टेररिज्म करके एक टर्म दी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। उसके बाद पुलिस में अगर कोई रिपोर्ट आती है इस तरह की कि क्रूएलिटी हुई है लेडी के साथ, तो उसके पास सॉलिड एविडेंस होने चाहिए टू सपोर्ट दिस थिंग दैट हाँ, उसके साथ एक्चुअल में क्रूएलिटी हुई है बाय द हस्बैंड और बाय द इन-लॉज़। एविडेंस के साथ-साथ पुलिस जो है वो इंक्वायरी करती है, डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है। पुलिस पहले इंक्वायरी करेगी कि क्या एक्चुअल में जो ये लेडी बोल रही है, वो इसके साथ हुआ है या फिर ये जस्ट एक एक कोई फेक कंप्लेंट है। तो अनफॉर्च्यूनेटली ये एक टाइम पे मिसयूज़ काफ़ी हुआ है, तो जो एक्चुअल में लेडी जो सफ़र की, उनके लिए जो है प्रॉब्लम पड़ गई है, क्योंकि एफआईआर इसमें इमीडिएटली रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है, ऑल्दो इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट? एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। एफआईआर एग्रावेटेड सिचुएशन में हो जाती है क्योंकि आपने एमएलसी वगैरह बनाई होगी, एक लेडी है उसको बहुत सारा मारा-पीटा है, उसके हस्बैंड ने और उसने पुलिस स्टेशन में गई, उसने एमएलसी वगैरह जो उसकी बनाई गई, उसे क्लियरली शो हो रहा है, प्राइमा फेसी ये क्लियरली पता चल रहा है कि नहीं शी हैज़ बीन अब्यूज्ड बाय द हस्बैंड, देन एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द हस्बैंड, राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो लॉ का काम जो है वो सिर्फ पनिश करना नहीं है बल्कि सोसाइटी को डायरेक्शन देना भी है। मैरिटल रेप की अगर मैं बात करूँ तो कंसेंट इज़ अ मेन थिंग। कंसेंट जो है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
लेकिन अगेन वही बताऊं कि हार्श रियलिटी हमारी सोसाइटी की ये है कि कंसेंट जो है इंडिया में वो उसे कोई इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती है। जैसे ही एक लड़की और एक लड़के की शादी होती है तो वो होता है कि लाइसेंस मिल गया है हस्बैंड को, वाइफ को किसी भी तरह से उसको मैनिपुलेट करना, इमोशनल ब्लैकमेल करना या किसी भी फिजिकली उसको मार-पीट के जैसे भी वो करना चाहता है कर सकता है। तो आई होप फ्यूचर में जो है कोई ना कोई ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ तो बने क्योंकि इंडिया में ये डर होता है कि मिसयूज़ ना हो जाए। पॉपुलेशन बहुत है, इसको प्रूव कैसे करोगे आप मैरिटल रेप? तो ये थोड़ी-सी वो एक हमारे यहाँ पे एक चैलेंजेस हैं जो हमारी जुडिशरी को देखने पड़ेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें जो है जो चैलेंजेस जो हैं ये फेस किए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक क्राइम जो है उसका मिसयूज़ हो सकता है, इस वजह से उसको क्राइम ही नहीं कंसीडर करना दैट वुड आल्सो बी अनफेयर। So I guess that's all. If you guys have any question, please feel free to ask me. Yes, Himani, you can unmute yourself. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, why do you feel that marital rape is not recognized in our Indian judiciary system? Okay, Himani. So obviously the reason is that it can be misused. This is the only reason I think जो marital rape जो है अभी तक criminalize नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर क्रिमिनलाइज करेंगे फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ 498 ए सीआरपीसी जो डुअलिटी की सेक्शन है, वो एक टाइम पे इतनी मिसयूज हुई कि आपको उसके लिए इनफैक्ट इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस सिंस स्टिल पुलिस कैन नॉट रजिस्टर्ड एन एफआईआर इमीडिएटली अंटिल और अनलेस आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। जैसे मैंने कहा मारा पीटा है तो यू मस्ट हैव एन एमएलसी, मेडिकल लीगल रिपोर्ट की नहीं देखिए मारा पीटा है, प्राइमा फेसी अगर दिख नहीं रहा है तो वो नहीं होगा। मैरिटल रेप को आप प्रूव कैसे करोगे? दैट इज अ मेन चैलेंज। एंड बट अगेन मैं वही बोलूंगी कि एक क्राइम क्योंकि वो मिसयूज हो सकता है उसके लिए एक अलग तरीके, क्योंकि देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन आर हमारे कितने देश हैं जिन्होंने मैरिटल रेप को जो है वो क्रिमिनलाइज किया है। तो वी हैव टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन कि ये मिसयूज ना हो और जो मिसयूज कर रहा है उसको भी सेम लेवल की पनिशमेंट मिले अगर कोई इसको मिसयूज कर रहा है। लेकिन जस्ट कि मिसयूज हो सकता है इस वजह से क्राइम को क्राइम ही नहीं कंसिडर करना, वो भी एक सेंस नहीं बनाती है चीज। मिसयूज इज द मेन रीजन जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैरिटल रेप इंडिया में अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं है। Yes, Sanji, you can unmute yourself. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Yes, ma'am. My question is like I work with an NGO, and when I with other people go to the slum areas and in the areas which are rural, I see that even women are not open and are able to discuss about these things. So how can we make as a woman and as a girl make people of the women in the slum and rural area more aware and more knowledgeable about these particular issues, and how can they most probably speak about these issues and know about their rights? ओके, व्हाट्स योर नेम बेटा? मैम सांजी। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको मतलब सच में हैट्स ऑफ, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप यू वांट टू कंट्रीब्यूट राइट, आप किसी तरह से अपनी जो एरियाज है जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं तो आपको मेरी बेस्ट विशेस है। व्हाट यू कैन डू थैंक यू मेरे सो मच ख्याल में मैम। जस्ट एक पर्सनल वो है कि मुझे लगता है अवेयरनेस इज अ की। Although marital rape is not being, criminalized in our country, but still there is a domestic violence act. जैसे मैं बहुत जगह जाती हूँ तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस का एक लीगल अवेयरनेस कैंप कर रही थी यहाँ JNK में। एंड एक लेडी जो है शी वाज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और उसकी जो फ्रेंड्स वगैरह थी उन्होंने बोला कि मैम इसको डेली मारता है इसका पति।
तो ही सेड मैम हस्बैंड ही तो मारता है, कोई बाहर का थोड़ा आके मारता है। तो दिस इज अ नॉर्मल मेंटेलिटी। उसमें मुझे कोई शौक नहीं लगा क्योंकि मुझे पता है कि एक गाँव की महिला जो है या फिर एक कोई कहीं की भी लेडी है, गाँव की है, कोई पहाड़ी रीजन है, मैंने कहा रूरल इंडिया की बात हो रही है, स्पेशली दोज़ हू आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स। उनसे यही आप एक्सेप्ट कर सकते हो। बट वी एज़ अ इन्फॉर्म्ड सिटिज़न ऑफ दिस कंट्री और हमें थोड़ा लॉ नोइंग पर्सन है, चाहे वो लॉयर हो, लॉ स्टूडेंट हो, वी एज़ अ लॉ नोइंग पर्सन व्हाट वी कैन डू, हम मैक्सिमम लीगल अवेयरनेस जो है फैला सकते हैं। जो लोगों को लगता है उनको बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है लीगल प्रोसीजर। दे ऑलवेज़ थिंक कि वकील हायर करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, जो कि रियलिटी भी है। बट दे मस्ट बी अवेयर कि अगर आपके साथ बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, तो जाके पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट करवाओ। क्राइम शुड बी रिपोर्टेड इन द पुलिस स्टेशन। रिपोर्ट ही नहीं कराती हैं लेडीज़। अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, अगर उनको पता होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस में आपको जो है यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आपका जो डालसा है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन दोगे कि मैं एक लेडी हूँ तो आपको फ्री वकील मिल जाएगा। यू डोंट नीड टू पे एनी फी। तो आपको अगर फ्री लॉयर मिल रहे हैं वहाँ पे आपने जस्ट अपना वो बताना ही है सिचुएशन कि आपके साथ क्या-क्या बीत रही है। और आपको पुलिस स्टेशन जाके जो है अगर पुलिस नहीं वो करती है तो आप वकील कर दो डालसा में जाके। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली क्या है ना हमारे कानून बहुत है। कि हम एक ऐसा देश है मैरिटल रेप को साइड में रखते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास देश में हर तरह का कानून है। लेकिन वो कानून जो है लोगों को पता ही नहीं है। जिनको पता है उसका कुछ जो पोर्शन है वो मिसयूज़ कर देते हैं। उसकी वजह से क्या है जो एक्चुअल विक्टिम है, उन तक कानून पहुँचा ही नहीं है। अब आप बताइए एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं कोई बिहार के किसी गाँव में एक लेडी को अगर मारता-पीटता भी है उसका हस्बैंड या फिर हम यहाँ ले लेते जम्मू कश्मीर के किसी एक पहाड़ी रीजन में जाके एक लेडी को अगर कोई मारता-पीटता भी है उसका हस्बैंड या उसके साथ मैरिटल रेप होता है, वो क्या ही करेगी? तो Yes, उसके लिए ma'am. That's कानून the नहीं। exact issue. हाँ जी, बेटा बोलिए। Yes, ma'am. Like when we go to the Bihar and in that kind of areas, the women themselves were not that financially independent or don't were very hesitant to talk about these kind of issues. So the only thing that we can do and also the civil society government should do is to make awareness, to make people aware. For example, हमारे पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आई, राइट? भारत सरकार ने वो की। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी स्लोगन बन गया जो पूरे देश में बच्चे-बच्चे को पता है। आप नॉर्थ में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ। पूरे इंडिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इतना कैंपेन हुआ कि बच्चे-बच्चे को पता है। क्या इतना डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पता है? क्या इतना मैरिटल रेप के बारे में पता है? क्या इतना सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्क प्लेस है उसके बारे में पता है? चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में पता है? नहीं पता है क्योंकि इसकी उस लेवल पे उस जिस लेवल पे अवेयरनेस उस स्कीम की करी गई, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो रेशियो था बेटे और बेटियों में, वो एकदम सुधार भी हुआ है। तो क्या इसी लेवल की आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस अगर फैलाई होती, रेडियो के माध्यम से रेडियो चलते हैं ये टीवी है, आजकल स्मार्टफ़ोन सबके पास है। अगर इस लेवल का सरकार की तरफ से इनिशिएटिव, सिविल सोसाइटी, एनजीओज़ की तरफ से इनिशिएटिव चलाया जाए, तो हमारे देश में जब लेडी को पता होगा डालसा करके डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वहाँ पे जाके फ्री वकील मिल जाता है। तो आप देखो कितनी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो एटलीस्ट उसको कोई ना कोई जो है गाँव में ही हेल्प करने निकल जाएगा। बट क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, इसीलिए चीज़ें जो है वो रिपोर्ट ही नहीं होती, वो पहुँचती नहीं है कचहरी तक। सो व्हाट वी कैन डू इफ यू हैव एनी एरिया जहाँ पे आपने एक चूज़ करके रखा है कि नहीं यहाँ पे मैं जो है आप प्लीज़ उसमें अवेयर ज़रूर करिए सबको कानून के बारे में। बेसिक जो चीज़ें हैं जैसे फ्री लीगल एड है स्कीम्स हैं जो सरकार की, जो औरतों, बच्चों, बुज़ुर्गों को काम आ सकती हैं। जो भी मतलब एससी है, एसटी है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो उनके लिए बनी है उन तक पहुँचनी चाहिए चीज़ें। तो मुझे लगता है अवेयरनेस इज़ अ की। अवेयरनेस है तो हम लोग बात कर पा रहे हैं आपस में। अवेयरनेस ही नहीं होगी तो क्या बात करेंगे? तो अगर स्कीम किसी को पता होगी तो वो उसका बेनिफिट ले पाएगा। स्कीम आपने निकाल दी, पता है नहीं है तो बेनिफिट कैसे लेगा बंदा, Yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. ओके, सो और भी कुछ क्वेश्चन्स हैं?
लेकिन ये यहाँ से मैम चैट बॉक्स में है क्वेश्चन हमारे पास। और अंकिता हैज अ क्वेश्चन, how does the exception under section 375 IPC impact the protection available to married women against sexual offenses? ओके, सो ये अंकिता का क्वेश्चन है, जस्ट a second. How does exception under 375 impact the protection available to married women against sexual offences? Impact the protection available to married women against sexual offenses. 375 IPC was a definition of rape. What you are trying to ask, Ankita? आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे? मैरिड वुमेन के लिए तो 376 है ही नहीं ना, 375 डिफाइंस द रेप आईपीसी, अभी 65 है आई गेस, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. 375 डिफाइंस द रेप, तो इसमें कहीं ना मैरिड वुमेन का प्रोटेक्शन ही नहीं है. हाँ, एक एक्सेप्शन 375 में थी, दैट वाज टू द मैरिड वुमेन जो 15 से 18 साल के बीच में बचियां हैं. लेकिन अगेन देखो कितना एकदम कॉन्ट्रास्ट में जा रही हैं चीजें. चाइल्ड मैरिज इंडिया में बैन है, लेकिन 375 की अगर आप एक्सेप्शन देखोगे तो उसमें 15 से 18 साल की बच्ची जो है, अगर उसकी शादी होती है और उसके साथ अगर अब्यूज होता है, तो उसमें रेप जो है वो एक्सेप्शन माना गया है कि उसमें रेप लगाया जा सकता है. तो अगर चाइल्ड मैरिज ही बैन है तो कैसे लगाया जाएगा? बट अगेन आप विद एनी एग्जांपल इफ यू कैन elaborate this question, so that I will able to understand it better and give you answer accordingly. I personally feel both men and women should be educated on this topic. Absolutely, ये वही ये मानी बहुत ही अच्छी बात की आपने, क्योंकि ये सिर्फ वुमेन को आप एजुकेट करे जा रहे हो और मेन को एजुकेट ही नहीं. जैसे कल ही मैं एक पॉश पे एक वो करके आई, डिस्कशन करके आई, तो वहाँ पे एक बच्चा मतलब स्टूडेंट था, ही वाज सेइंग कि मैम पॉश में लड़कों का क्या काम है, हमें क्यों बिठाया हुआ है? तो मैंने कहा कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन क्या है. अगर आप कुछ एक सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स भी करते हो, तो दैट विल कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. और फिर बाद में जब आपको वहाँ पे आईसी में कंप्लेंट जाएगी, तो तब आपको अगर पता ही नहीं होगा, तो आप तो यही बोलोगे कि मैंने तो इतनी सी बात की, ये तो बड़ा कॉमन है. तो मेरे ख्याल में women and men should be educated on this topic, so that की awareness जो है ना, that is the key actually. This was shown in criminal justice web series. Husband used this as a punishment in this. बिल्कुल. Ma'am, if the other member of the family, like husband's brother or his wife, are shouting and giving slang, then this fall under the category. Husband, brother or his wife are shouting. हाँ, shouting में करे. Domestic Violence Act applies to every person जो shared household में रहता है, चाहे वो husband का भाई हो, wife हो, इनफैक्ट ये लेडी हो जो शादी करके आई है, अगर वो women जो है उनके घर की सपोज कर रही है सास को तंग कर रही है, तो she can also be the accused in Domestic Violence Act. So any person who is sharing the household can be the victim as well as the accused in DV Act. And my question is, अगर कोई मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज नहीं है ना सौम्या? आप कह रहे हैं कि पर्सनल गेन के लिए आप केस कर, तो ये तो हो रहा है. मैरिटल रेप तभी तो क्रिमिनलाइज नहीं कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि अगर क्रिमिनलाइज करें तो आपने जो ये एग्जांपल दिए यही होगा. जिन्होंने मिसयूज करना होगा वो इस तरह का मिसयूज कर सकते हैं. तो वही मैं बोल रही हूँ कि हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज भी हो जाए लेकिन मिसयूज ना हो. सो वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल कि मैरिटल रेप अगर क्रिमिनलाइज होता है तो जो इसका मिसयूज कर रहे हैं उनको भी सेम लेवल की पनिशमेंट मिलनी चाहिए उसके मिसयूज के लिए. तो दैट इज द रीजन ना कि हमारे देश में मैरिटल रेप, अदरवाइज व्हाट विल बी द रीजन कि क्रिमिनलाइज नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा रीजन यही है कि इट कैन बी मिसयूज. हाउ यू विल प्रूव कि ये मैरिटल रेप था?
नहीं मैम, अगर कोई लड़का और लड़की शादी करता है लेकिन लड़की का कोई और लड़का से चक्कर चल रहा है और इसलिए लड़की लड़का को मतलब क्या पास में भी आने को नहीं दे रहा है, इस टाइम पे क्या करना होगा? और लड़का जाने के लिए और लड़का लड़की के पास जब जाते हैं तब लड़की मैरिटल रेप के बारे में बोलता है। ओके, उसका किसी और के साथ रिलेशन में है वो लड़की, यस यस। और वो कह रही है कि मतलब वो मैरिटल रेप का झूठा केस डाल देती है हाँ, हस्बैंड पे। मतलब लड़का जब लड़की के पास वो जे है तो वो जब हस्बैंड वाइफ है तो वो तो चाहेगा भी लड़की के पास जाने का। तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगा ना, क्योंकि मैरिटल रेप कोई क्राइम ही नहीं है। आप कैसे रजिस्टर्ड करोगे? पुलिस स्टेशन, सपोज आप एसएचओ हो किसी पुलिस स्टेशन के, तो आप ही बताइए, अगर कोई लड़की आती है आपके पास कि उसका हस्बैंड जो है वो मैरिटल रेप का वो करके आती है, तो आप किस धारा में कौन सी सेक्शन लगाओगे उस पे? वो क्रिमिनलाइज ही नहीं हुआ है अभी इंडिया में, कोई केस ही नहीं ओके बन। मैम। मैक्सिमम डीवी बन सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस, वो भी प्रूफ करना पड़ेगा। Ma'am, we have Rashank and Ahana. You can unmute yourself. Rashank. Ma'am, my question is that definitely a marital rape is not a criminal offense. But ma'am, if this kind of offense is done, can we put a sections on a person like assault, criminal force, hurt, even in some cases grievous hurt in charge Absolutely. sheet? Absolutely. What's your name? Ma'am, Rashank. प्रशांक, ये आपने सही कहा है, डिफरेंट सेक्शंस कैन बी इम्पोज्ड अगेंस्ट दैट पर्सन, नॉट मैरिटल रेप ऑफ कोर्स, बट एज यू सेड असॉल्ट, देन हर्ट, maybe Criminal in some force. cases criminal force, grievous hurt, these sections can be imposed. A criminal case can be registered against that person, but in that case you have to prove again that evidences are very much important here, क्योंकि prima facie case must be made out, case must be made out, क्योंकि अगर evidence ही नहीं होंगे तो how you will prove the hurt, how you will prove the grievous Yes, hurt, ma'am. Ma'am, but right? even my one question, one more question. Ma'am, in previous year, I heard about one case in Chhattisgarh where husband brutally rape his wife, and the wife is dead because the rape is very much brutal. So, ma'am, can in that case the culpable homicide offense can be made against husband in charge sheet? एब्सोल्युटली कल्पेबल होमिसाइड तो बनता है इसमें। इनफैक्ट अभी आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट केस, बट अगर जो है उसका पूरा इंटेंशन था उस लेडी को मारना, तो इट विल बी इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ मर्डर, No, ma'am. I think नॉट। he had no intention, but ma'am, he knows. Like in culpable homicide, if a person knows that the act was likely to cause death, then it can be charged for culpable homicide. And if the rape was very brutal, so I think that he can be charged for culpable homicide, definitely not murder. एब्सोल्युटली, तो ही शुड बी, आई गेस उसको होना तो चाहिए कल्पेबल Yes, ma'am. होमिसाइड में, उसका चार्जेस तो एफआईआर तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए थी, और Yes, ma'am. हुई होगी। अब आई एम नॉट अवेयर कि हुई है या Ma'am, नहीं in हुई है। that case, Chhattisgarh High Court tell that the consent that a rape with wife without her consent is not a rape. It means it is not a rape. रेप विदाउट कंसेंट इज, No, ma'am, in that case, the Chhattisgarh court held that if the man done a rape against his wife, then it is not be considered as rape. The Chhattisgarh High Court officially told this. हाँ, अनफॉर्चुनेटली इस तरह की जजमेंट आती रहती है बाय डिफरेंट हाई कोर्ट्स या ट्रायल कोर्ट से आती रहती हैं, क्योंकि इट हैज नॉट बीन क्रिमिनलाइज्ड। और आप ऐसे में यही करोगे, कल्पेबल होमिसाइड जाएगा, या फिर कुछ केसेस में डाउरी डेथ हो सकती है, या कुछ केसेस में जैसे आपने कहा असॉल्ट हो सकता है, हर्ट हो सकता है, बट नॉट अनफॉर्चुनेटली मैरिटल रेप। रीजन चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन वो मैरिटल रेप तो क्रिमिनलाइज नहीं होगा, नहीं है अभी तक। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. यस, Ahana, you can unmute yourself. Hello, ma'am. हेलो आना। So, ma'am, I have three questions. So, ma'am, my first question is that so, like, the law clearly states that the POCSO legislation clearly states that children under the age of 18 have to be protected from sexual offenses. And then there is another legislation which is Prohibition of Child Marriage Act that says that
a marriage under the age of 18 is not legitimate. But if a 15-year-old girl is married to a man and he perpetrates this crime against her within the realms of marriage, then what? How do we navigate this complexity? I'm not sure if I'm able to place my thoughts, but like, I hope you get my point. Anna, this was actually I was talking before you ना मतलब एक क्वेश्चन था अब एक किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था that was with regard to exception to section 375 IPC. What you are trying to say कि प्लीज मेरे को करेक्ट करिएगा इफ आई एम रॉन्ग सेक्शन 375 में एक्सेप्शन है देयर इज एन एक्सेप्शन वेयर इट हैज बीन मेंशन कि ऑल्दो सेक्शन जो है वो चेंज हो गई है क्योंकि ऑफ कोर्स सेक्शन अलग हो गई फ्रॉम द एज ऑफ 15 टू एज ऑफ 18 कोई भी मैरिड है लड़की उसको जो है एक्सेप्शन रखा गया है मतलब उस केसेस में जो है वो मैरिटल रेप होगा अगर 15 से 18 साल की जो लड़की है उसके साथ अगर बलात्कार होता है और उसकी शादी हो गई है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेप आना प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग या फिर नहीं हो जाए मैम यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट मुझे आपसे यही पूछना था देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन राइट अब दोनों चीजें जो है वो अलग है एक साइड में एक कानून में आप कह रहे हो कि चाइल्ड मैरिज बैन है मतलब कि चाइल्ड मैरिज हो ही नहीं सकती इट इज नॉट लीगलाइज इन इंडिया 18 साल से नीचे है तो चाइल्ड मैरिज है और चाइल्ड मैरिज कंसिडर्ड ही नहीं की जाती है लेकिन एक साइड में आप सेक्शन की जो रेप की सेक्शन है उसी के एक एक्सेप्शन में बोल रहे हो कि अगर एक लड़की की उम्र जो है वो 15 से 18 के बीच में है तो वहां पे अगर उसके साथ रेप होता है तो वो रेप जो है मैरिटल रेप होता है वो रेप की डेफिनेशन में ही आएगा तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है आई थिंक देयर इज वन केस इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उसमें कुछ ये एक्सेप्शन थी दैट वाज रेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेरे पास भी ऐसा एक मैटर आया था जिसमें गर्ल वाज मैरिड इन द एज ऑफ 16 और उसके साथ रेप होता है अब वहां पे जो है यही एक्सेप्शन यूज होती है क्योंकि शी हैज बीन रेप्ड बाय ब्रदर इन लॉ ऑल्दो ब्रदर इन लॉ एंड द हस्बैंड वहां पे यही एक्सेप्शन यूज होती है तो आई हैव यूज्ड दिस जजमेंट बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे ये इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसपे रेड डाउन कर दी थी ये एक्सेप्शन क्योंकि उनको पता है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों पॉइंट्स तो वहां पे वो एक्सेप्शन ही रेड डाउन कर दी कि ये जो है एक्सेप्शन वो वही रहेगी लेकिन इट हैज बीन रेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो आप इसके लिए इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पढ़िएगा will able to get this concept properly. Thank you so much, ma'am, for clarifying. So, essentially, correct me if I'm wrong. Independent Thought versus Union of India took the position कि 15 से 18 साल की जो लड़कियां हैं, even if they are married, वो exception उन पे लागू नहीं होगा. It's an exception to the exception, essentially. And if they are raped even within the realms of marriage it will still be amounting to rape and the husband will be prosecuted. Please correct me if I'm wrong. नहीं you are absolutely right यही position जी. The second question is pertaining to ma'am personal laws. So ma'am the Muslim personal law says that a girl who's reached the age of 15 who's a Muslim she can be married. Now, how do you reconcile the contradictory position? So when there is a conflict between a personal law and the main the penal law, so always penal law जो है वो prevail करता है या फिर जो law है that is applicable to every person वो prevail करता है तो when there is a conflict between a personal law and the ये child marriage वाला जो कानून है तो चाइल्ड मैरिज लॉ जो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट विल प्रिवेल इन दैट सिचुएशन पर्सनल लॉ यू कैन फॉलो लाइक मुस्लिम्स में और हिंदूज में अपने अपने पर्सनल लॉज हैं बट जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई केस आता है तो हमेशा जो सेंट्रल लॉ है वो प्रिवेल करता है इन दैट केस. Thank you so much, ma'am. Last question, please. Yes. So, ma'am, there's restitution of conjugal rights, section 9 of HMA, I think.
So, for example, a woman is repeatedly facing sexual violence by her husband, so she decides to stay uh, in her separately from the husband. So, and the husband files for restitution of conjugal rights. Then what will prevail? He can prove it before the court क्योंकि it's a civil case. Restitution of conjugal right जो है, although it's a right of the husband, of the wife as well, कि अगर वो marital जो obligations है वो नहीं पूरी कर रहे हैं तो they can file the this conjugal right का petition. But अगर वो प्रूव कर दे कोर्ट में कि शी हैज बीन असॉल्टेड बाय दैट पर्सन, तो इट्स अ सिविल लॉ. कोर्ट उसमें के फेवर में जो ऑपोजिट पार्टी है उसके फेवर में डिग्री पास नहीं करता है. अल्टीमेटली इट इज अपॉन द एविडेंसेस. यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू कन्विंस द कोर्ट कि नहीं मेरे साथ एक्चुअल में जो है अब्यूज हुआ है, सो आई कैन नॉट लिव विद इट दिस पर्सन. In that case, you have to prove it before the court. Why you are not living, why you are not following the जो भी marital obligation है वो क्यों आप follow नहीं करे? What is the reason behind it? If court will be convinced, then court will not grant a decree in favor of that person. Oh, okay. Thank you so much, ma'am. You clarified all my questions. You're welcome, dear. You're welcome. So, और कोई Ma'am, I सवाल? have one last question. Ma'am, I have one last question. Ma'am, Yes. does marital rape is not an offense in void or voidable marriage also? देखिए मैरिज जो है, नहीं वो जब वॉइड मैरिज है तो मैरिज ही नहीं है. एक मैरिज Yes, जो ma'am. है जो वॉइड है वो तो मैरिज ही नहीं है ना. दैट इज कंसिडर्ड एज अ नल एंड वॉइड, तो दैट इज नॉट अ मैरिज. फॉर एग्जाम्पल 17 साल के लड़की लड़का शादी कर रहे हैं, वो तो शादी ही नहीं है, वो तो पॉक्सो लग जाएगा लड़के पे अगर लड़की स्टेटमेंट दे देती है तो. Or ma'am, in voidable marriages? वॉइडेबल मैरिजेस में इट इज अपॉन द पार्टी. अगर पार्टी कह रही है कि नहीं इसको जो है हमने रखना है शादी को, तो वॉइडेबल में जो है, लेकिन हाँ अगर कोर्ट में जाते हैं तो इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज अगेन वॉइड बाय द कोर्ट. मैं अगर किसी ने फ्रॉड कर शादी कर ली, फ्रॉड कर शादी की है और उसमें उसने रेप किया है, तो क्या तो भी मैरिटल रेप नहीं गिनाएगा क्या उसमें फिर भी? फ्रॉड करके शादी कर ली है, अगर सपोज करते हैं शादी प्रॉपर तरीके से हुई है, जैसे हिंदूज में सप्तापदी जो होता है एंड Yes, मुस्लिम्स में जो निकाह जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन होता है. इफ दे हैव फॉलोड एवरीथिंग दैट इट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रॉपर मैरिज. हाँ उसके लिए अलग सेक्शंस हैं, जैसे आपने बोला ना कि क्वर्जन हो गया वो हो गया, उसके लिए हो सकता है कि आप चीटिंग का फ्रॉड का वो डिफरेंट सेक्शंस है ma'am. कि आप, बट अगेन मैरिटल रेप का नहीं जाएगा फिर भी. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. So I think we are done with the questions, ma'am. We can wrap up the session. Yeah, so thank you so much, ma'am. You answered each and every question so patiently, and it really made the session more engaging and meaningful for all of us. And thank you so much. We truly appreciate your time and the valuable insights you shared with us today. And I would also like to thank all of you, our participants, who showed the engagement and active participation throughout the session. Thank you so much again to all of you. Thank you guys. Thank you so much. Okay, shall I suppose to leave? Yeah, ma'am, you can leave. Okay, thank you so much guys. All Thank the you best. so much, ma'am. Everyone here is supposed to fill up the feedback form to receive your e-certificates. I have shared it in the comment box.